नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। आज हम बीएड प्रथम और सेकंड सेमेस्टर में द्वितीय प्रश्न पत्र शैक्षिक तकनीकी तथा सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। आपके सामने है पहला प्रश्न, अनुदेशनात्मक तकनीकी की विशेषताएं बताइए। अनुदेशन का मतलब होता है निर्देशन, तकनीकी का मतलब होता है युक्ति या टेक्नोलॉजी। शिक्षा में या शिक्षण प्रक्रिया में हम कौन सी युक्ति लगाएं कि बालक आसानी से विषय वस्तु को सीख सकें। उत्तर है, इस तकनीकी द्वारा व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर नियंत्रण पाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है, इसमें छात्रों को सही अनुक्रिया करने पर पुनर्बलित किया जाता है। इस प्रकार इसमें सीखने के अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत का अनुसरण किया जाता है। तीसरा पॉइंट है, यह तकनीकी प्रभावशाली शिक्षकों की कमी को भी पूरा कर सकती है। चौथा पॉइंट है, इस तकनीकी के द्वारा ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। देखिए दोस्तों, अनुदेशनात्मक तकनीकी के द्वारा ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है, लेकिन भावात्मक और क्रियात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षक का होना अनिवार्य होता है। पांचवा पॉइंट है, यह मनोविज्ञान तथा सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। छठवां पॉइंट है, इस तकनीकी में पाठ्यवस्तु का गहराई से विश्लेषण किया जाता है एवं जिससे पाठ्यवस्तु का प्रस्तुतिकरण प्रभावशाली हो जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, सूक्ष्म शिक्षण के विभिन्न उपयोग बताइए। उत्तर है, विभिन्न प्रकार की आलोचना के बावजूद भी सूक्ष्म अध्यापन प्रक्रिया में शिक्षण प्रशिक्षण का निसंदेह बहुत ही उपयोगी साधन व तकनीकी है। अध्यापन प्रक्रिया के विभिन्न पक्षों का ध्यान रखकर सूक्ष्म अध्यापन में इनका उपयोग कैसे किया जाता है, इस पर चर्चा अपेक्षित है। देखिए दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है। जब आप शिक्षक बनने जाते हैं तो आपको सूक्ष्म शिक्षण का प्रशिक्षण लेना पड़ता है। इसमें आप ही के कक्षा के 5-10 छात्र अध्यापक होते हैं जिनके सामने आपको पढ़ाना होता है। फिर वही छात्र अध्यापक आपको बताते हैं कि आप अच्छा पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको पुनर्बलन देते हैं, फीडबैक देते हैं। पहला पॉइंट है, सिद्धांत और व्यवहार का एकीकरण। सूक्ष्म अध्यापन का आधार मनोविज्ञान के अधिगम नियम, लॉ ऑफ लर्निंग और शैक्षिक समाजशास्त्र का व्यवहारिक पक्ष है। छात्र अध्यापकों में अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया की सफलता हेतु उचित एवं पर्याप्त अभिप्रेरणा मोटिवेशन होना आवश्यक है। अध्यापन अभ्यास के विस्तार एवं दीर्घकालीन कार्यक्रम की अपेक्षा घटक कौशल के छोटे छोटे संक्षिप्त चक्रों में अधिक अभिप्रेरण होगा। देखिए दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण में हम विभिन्न घटकों के विभिन्न कौशलों का हम छोटे छोटे चक्रों में पूरा करते हैं। अलग अलग कौशल में पर्याप्त अभ्यास उपरांत सभी कौशल योग्यता का एकीकरण इंटरग्रेशन। जब हम छोटे छोटे कौशलों को छोटे छोटे घटकों को हम पूरा कर लेते हैं, फिर बाद में हम एकीकरण करते हैं। एकीकरण करने के बाद विस्तृत पाठ माइक्रोलेशन में किया जाता है, यानी कि विस्तृत पाठ योजना तैयार की जाती है। इस प्रकार अंशों से पूर्ण फॉर पार्ट ऑफ होल सिद्धांत के आधार पर अध्ययन कला में प्रवीणता प्राप्त की जाती है। इस प्रणाली से कुशल एवं प्रभावशाली अध्यापक आसानी से व कम समय में प्रशिक्षित किए जाते हैं। अगला पॉइंट है, व्यावसायिक परिपक्वता। व्यावसायिक परिपक्वता प्राप्त करने हेतु अनुभवी अध्यापक भी सूक्ष्म अध्यापन प्रणाली का एक सुरक्षित साधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। विशिष्ट विषय अथवा अध्यापन प्रणाली का चयन कर इस विधि से कम समय में अभ्यास कर वे उसके प्रभाव एवं सफलता का मूल्यांकन कर सकते हैं। इससे व्यावसायिक लाभ के साथ साथ परिपक्वता भी विकसित होती है। अगला पॉइंट है, सेवारत प्रशिक्षण हेतु उपयोग। सेवा पूर्व अध्यापक प्रशिक्षण में तो सूक्ष्म अध्यापन का उपयोग हो ही रहा है। सेवारत इन सर्व प्रशिक्षण में भी शालाओं में सेवारत अध्यापकों के कौशल परिष्कार हेतु इस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। सेवारत अध्यापकों में व्यवहार में कई बार कठोरता रिगिडिटी आ जाती है और कुछ बातों में उनकी आदत सी बन जाती है। इस कठोरता को कम करने और इन आदतों में सुधार लाने हेतु सूक्ष्म अध्यापन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, सूक्ष्म शिक्षण के गुण एवं दोष की विवेचना कीजिए। देखिए दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण के लाभ। सूक्ष्म शिक्षण के प्रशिक्षण विधि के रूप में अनेक लाभ हैं। पहला है, यह कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को कम करता है, सूक्ष्म शिक्षण। दूसरा पॉइंट है, यह शिक्षण विधि छात्र अध्यापकों को कम समय में सिखाती है। सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से छात्र अध्यापक कम समय में शिक्षक बनने का प्रशिक्षण लेते हैं। तीसरा पॉइंट है, इस विधि के माध्यम से छात्र अध्यापक को विद्यालय में सीधा पढ़ाए जाने की अपेक्षा छोटी कक्षा, कम छात्र तथा छोटी पाठ योजना से
अध्यापन कार्य सिखाया जाता है जो छात्र अध्यापक के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। देखिए दोस्तों, जब आप शिक्षक बनने जाते हैं तो आपको डायरेक्ट बच्चों के सामने पढ़ाने के लिए नहीं भेजा जाता, बल्कि जब आप अपने ही कक्षा के छात्र अध्यापकों के सामने पढ़ाएंगे तो आपकी हिचक दूर होगी, आप विभिन्न कौशल का उपयोग करेंगे, आपको पुनर्बलन दिया जाएगा, फीडबैक दिया जाएगा, कहाँ आप सही कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं। जब आप यहाँ से सीख लेंगे तब आप छोटे बच्चों के सामने पढ़ाने जाएंगे तो आपको कोई परेशानी उत्पन्न नहीं होगी। चौथा पॉइंट है, यह शिक्षण विधि छात्र अध्यापकों में आत्मविश्वास जागृत करती है। पांचवा पॉइंट है, छात्र अध्यापक क्रमशः अपनी योग्यता अनुसार शिक्षण कौशल पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए उन्हें विकसित करता है और सीखने का प्रयास करता है। छठवां पॉइंट है, प्रतिपुष्टि फीडबैक संपूर्ण तथा सभी दृष्टिकोण को अंगीकार करना है। सातवां पॉइंट है, छात्राध्यापक का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जाता है। आठवां पॉइंट है, मूल्यांकन में छात्र अध्यापक को अपना पक्ष रखने का पूर्ण अधिकार होता है और मूल्यांकन चरण में उसे सक्रिय रखा जाता है। नौवां पॉइंट है, निरीक्षक छात्र अध्यापक के परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है, यानी कि जो छात्र अध्यापक होते हैं जिनके सामने आप पढ़ाते हैं वह निरीक्षक का कार्य करते हैं। 10वां पॉइंट है, सूक्ष्म शिक्षण से शिक्षण प्रक्रिया सरल हो जाती है। 11वां पॉइंट है, सूक्ष्म शिक्षण से व्यावसायिक परिपक्वता विकसित हो जाती है। अगला प्रश्न है आपके सामने, सूक्ष्म शिक्षण प्रविधि के घटक बताइए। उत्तर है, सूक्ष्म शिक्षण प्रविधि में निम्नलिखित घटकों का भाग लेना अनिवार्य होता है। किसी भी घटक की अनुपस्थिति में इस प्रविधि की सफलता संदिग्ध हो जाती है, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण में कई घटक का प्रयोग होना अनिवार्य होता है। पहला है सूक्ष्म शिक्षण परिस्थिति। इस घटक में कक्षा का आकार, पाठ्यवस्तु की लंबाई तथा शिक्षण अवधि आदि शामिल है। कक्षा में 5 से 10 विद्यार्थी होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, वह आप ही के कक्षा के छात्राध्यापक होते हैं तथा शिक्षण अवधि 5 से 20 मिनट तक की होती है। पाठ्यवस्तु को एक इकाई में प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि इकाई के माध्यम से आप प्रस्तुत करते हैं। पाठ्यवस्तु को छोटे छोटे इकाई के रूप में बांट देते हैं। दूसरा पॉइंट है शिक्षण कौशल। प्रशिक्षण कार्यक्रम में छात्र अध्यापक के शिक्षण कौशल के विकास की ओर उचित ध्यान दिया जाता है, जैसे व्याख्या कौशल, श्यामपट्ट कौशल, प्रश्न पूछने का कौशल इत्यादि। ये सभी क्या है? शिक्षण कौशल है। व्याख्या कौशल, श्यामपट्ट कौशल, प्रश्न पूछने का कौशल। तीसरा पॉइंट है छात्र अध्यापक। अध्यापक का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाला विद्यार्थी को छात्र अध्यापक कहा जाता है। प्रशिक्षण के दौरान इसमें विभिन्न क्षमताओं का विकास किया जाता है, जैसे कक्षा प्रबंध की क्षमता विकसित करना, अनुशासन स्थापित करने की क्षमता विकसित करना, किसमें? छात्राध्यापक में। स्कूल के विभिन्न कार्यक्रम का संचालन करने की क्षमता विकसित करना इत्यादि। चौथा पॉइंट है प्रतिपुष्टि के साधन, फीडबैक के साधन। छात्र अध्यापकों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए उन्हें प्रतिपुष्टि प्रदान करनी अति आवश्यक होती है। यह प्रतिपुष्टि वीडियो टेप, श्रव्य टेप तथा प्रतिपुष्टि प्रश्नावली द्वारा की जा सकती है। प्रतिपुष्टि का मतलब होता है दोस्तों फीडबैक देना, आप उनको धनात्मक और ऋणात्मक पुनर्बलन देते हैं। पांचवा पॉइंट है सूक्ष्म शिक्षण प्रयोगशाला। सूक्ष्म शिक्षण के लिए प्रयोगशाला का होना भी अति आवश्यक है। इसमें प्रतिपुष्टि की आवश्यक सुविधाएं संचित की जा सकती हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर है सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं क्या है? सूक्ष्म शिक्षण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। सूक्ष्म शिक्षण अध्यापक प्रक्रिया का लघु रूप है। देखिए दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण जो होता है यह विद्यालय का लघु रूप होता है। सूक्ष्म शिक्षण नियंत्रित वातावरण में संपन्न किया जाता है। तीसरा पॉइंट है सूक्ष्म शिक्षण वैयक्तिक विकास की प्रक्रिया है। चौथा पॉइंट है सूक्ष्म शिक्षण द्वारा शिक्षण कौशल का विकास किया जाता है। विभिन्न शिक्षण कौशल को आप सीखते हैं सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से। पांचवा पॉइंट है सूक्ष्म शिक्षण द्वारा निदानात्मक कार्य किए जाते हैं। निदान का मतलब होता है समस्या की पहचान करना। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं उसमें क्लिनिक के ऊपर लिखा रहता है निदान केंद्र। निदान का मतलब क्या होता है? पहले आपके रोगों का पहचान किया जाता है, फिर उसके बाद उपचार किया जाता है। ठीक इसी प्रकार सूक्ष्म शिक्षण में भी निदानात्मक कार्य किए जाते हैं। पहले समस्या का पहचान किया जाता है, फिर उस समस्या का समाधान ढूंढा जाता है। छठवां पॉइंट है सूक्ष्म शिक्षण से अध्यापकों को पृष्ठपोषण फीडबैक मिलता है, यानी कि पुनर्बलन मिलता है। धनात्मक ऋणात्मक दोनों पुनर्बलन मिलता है। जब आप अच्छा करते हो तो आपको धनात्मक पुनर्बलन मिलता है, जब आप बुरा करते हैं आपको ऋणात्मक पुनर्बलन मिलता है। सातवां पॉइंट है सूक्ष्म शिक्षण द्वारा शिक्षण की जटिलताएं कम हो जाती हैं। आठवां पॉइंट है सूक्ष्म शिक्षण द्वारा शिक्षकों को शिक्षा में सुधार का अवसर मिलता है। नौवां पॉइंट है सूक्ष्म शिक्षण विश्लेषणात्मक प्रविधि पर आधारित होता है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने, टेली कॉन्फ्रेंसिंग से आप क्या समझते हैं? उत्तर है टेली कॉन्फ्रेंसिंग का अर्थ
टेली कॉन्फ्रेंसिंग एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जिसमें दो या दो से अधिक दूर बैठे व्यक्ति अपनी इच्छित विषय वस्तु से संबंधित चर्चा परिचर्चा में भाग ले सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, दूसरों की बात सुन सकते हैं, उन पर तुरंत प्रतिक्रियाएं, सुझाव या अभिमत प्राप्त कर सकते हैं और आवश्यक सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। टेली कॉन्फ्रेंसिंग में कई माध्यम भाग लेते हैं और इसमें द्विमार्गीय प्रसारण द्वारा अंतः क्रिया सामूहिक संचार इंटरएक्टिव ग्रुप कम्युनिकेशन की व्यवस्था होती है। यह दूरवर्ती शिक्षा डिस्टेंस एजुकेशन के लिए एक सशक्त माध्यम है। इस माध्यम का शैक्षिक संस्थाओं में अधिक विकास हो रहा है क्योंकि सुगमता एवं कम लागत की पूंजी के द्वारा यह दूरवर्ती शिक्षा संस्थाओं एवं शिक्षार्थियों के द्वारा आकर्षक का प्रमुख केंद्र बन गया है। देखिए दोस्तों, टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग को हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कह सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम क्या करते हैं, हम सामने वाले व्यक्ति को देख सकते हैं, मोबाइल में देख सकते हैं, कंप्यूटर में देख सकते हैं, प्रोजेक्टर में देख सकते हैं, यानी किसी भी स्थान पर हम देख सकते हैं। यानी कि जो व्यक्ति 1000 किलोमीटर दूर बैठा है यदि वह वहाँ से पढ़ा रहा है तो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हम देख सकते हैं, अपनी बातें कह सकते हैं, वह सामने वाला सुन सकता है, यानी कि आमने सामने बैठकर हम बातें कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से जो व्यक्ति 1000 किलोमीटर दूर बैठा है उससे भी हम बातें कर सकते हैं। इसे हम टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। जैसे आप देखते हैं व्हाट्सएप कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग इत्यादि होता है। अगला प्रश्न है, प्रणाली उपागम विश्लेषण की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। उत्तर है प्रणाली विश्लेषण की उपयोगिता। उपागम का मतलब होता है दोस्तों साधन। पहला पॉइंट है, इसमें विद्यालय के कार्मिक एवं प्रबंधकीय अधिकारियों का अधिक से अधिक सहयोग व अपेक्षित उपयोग किया जाता है क्योंकि इसके माध्यम से उनके क्रियाकलापों को नियंत्रित, संयोजित तथा मूल्यांकित किया जाता है। इसके माध्यम से शैक्षिक प्रशासन, शैक्षिक व्यवस्था तथा शैक्षिक अनुदेशन को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है, प्रणाली विश्लेषण का प्रयोग नवीन शैक्षिक प्रशासन, अध्यापक शिक्षा परीक्षा प्रणाली, निर्देशन प्रणाली, अनुदेशन प्रणाली तथा शैक्षिक व्यवस्था आदि के प्रारूपों के निर्माण में किया जा सकता है। चौथा पॉइंट है, यह विद्यालय कार्यक्रम की प्रभावशाली योजना बनाने में सहायक होती है। प्रणाली उपागम। पांचवा पॉइंट है, इसके द्वारा उपलब्धियों का मूल्यांकन प्रभावशाली रूप से किया जा सकता है। छठवां पॉइंट है, इसके द्वारा शिक्षा की गुणात्मकता में वृद्धि की जा सकती है। सातवां पॉइंट है, यह प्रशिक्षण एवं विकासात्मक कार्यक्रम में सुधार हेतु महत्वपूर्ण साधन है। आठवां पॉइंट है, विश्लेषण प्रणाली अधिगम व्यवहार को नियंत्रित करने का वैध उपकरण है। अगला प्रश्न है आपके सामने, शैक्षिक तकनीकी के प्रमुख प्रकार की विवेचना कीजिए। उत्तर है शैक्षिक तकनीकी के प्रमुख रूप। देखिए दोस्तों, शैक्षिक तकनीकी के प्रमुख रूप है हार्डवेयर उपागम, हार्डवेयर साधन, सॉफ्टवेयर उपागम, सॉफ्टवेयर साधन। प्रणाली का मतलब होता है विभिन्न प्रणालियाँ होती हैं, उपागम का मतलब होता है साधन। तीसरा पॉइंट है प्रणाली विश्लेषण। पहला देखिए दोस्तों, हार्डवेयर उपागम के अंतर्गत रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, प्रोजेक्टर, वीडियो ओपन, कंप्यूटर, टेलीविजन आदि सहायक शिक्षण सामग्री पर विशेष जोर दिया जाता है। इस उपागम का आधार भौतिक विज्ञान तथा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है। देखिए दोस्तों, जो प्रणाली उपागम में हार्डवेयर उपागम है, हार्डवेयर उपागम उसे कहते हैं जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो रेडियो है, टेप है, ग्रामोफोन है, प्रोजेक्टर है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इसे हम छू सकते हैं, हाथ से टच कर सकते हैं, कीबोर्ड को छू सकते हैं, सभी क्या है, हार्डवेयर उपागम है। आगे देखिए दोस्तों, तथा इसके द्वारा शिक्षण प्रक्रिया का यांत्रिकरण करके कम खर्च और कम समय में अधिक से अधिक छात्रों को लाभान्वित करने का प्रयास किया जाता है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें मनोरंजन ढंग से शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाकर शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। दूसरा पॉइंट है, सॉफ्टवेयर उपागम के अंतर्गत मशीनों का प्रयोग न करके सीखने के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, सॉफ्टवेयर उपागम हम कंप्यूटर के स्क्रीन व सॉफ्टवेयर को हम मान सकते हैं, जो एप्लीकेशन होते हैं, लेकिन दोस्तों सॉफ्टवेयर उपागम में ही, सॉफ्टवेयर साधन में ही, सॉफ्टवेयर उपागम में ही जो शिक्षक होता है विभिन्न शिक्षण विधियां का जो है उपयोग करके छात्रों को पढ़ाता है, उसे भी हम सॉफ्टवेयर उपागम कहते हैं तथा इनके द्वारा छात्रों में अपेक्षित परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। इस उपागम वाली तकनीकी को अनुदेशन तकनीकी, शिक्षण तकनीकी तथा व्यवहार तकनीकी का नाम भी दिया जाता है। इसमें शिक्षा के अदा इनपुट, प्रक्रिया प्रोसेस तथा प्रदा आउटपुट तीनों पक्षों के विकास पर बल दिया जाता है। अदा का मतलब आप छात्र को कितना पढ़ा रहे हैं, प्रक्रिया प्रोसेस छात्र कितना आत्मसात कर रहा है, प्रदा का मतलब छात्र कितना बता पा रहा है, इसे हम प्रदा कहते हैं। स्किनर इस तकनीकी को व्यवहारिक तकनीकी पर आधारित मानता है।
तथा इसके द्वारा अनुभव प्रदान कर छात्रों में वांछित परिवर्तन पर बल देता है। तीसरा पॉइंट है प्रणाली विश्लेषण को प्रबंध तकनीकी भी कहते हैं। इसके अंतर्गत शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंध संबंधी समस्याओं का वैज्ञानिक आधार पर विश्लेषण कर निर्णय लिए जाते हैं। प्रणाली उपागम का मुख्य आधार विज्ञान एवं गणित है। यह तकनीकी शैक्षिक प्रशासन के विकास तथा अनुदेशन की रूपरेखा बनाने में सहायक सिद्ध होती है तथा इसके द्वारा शैक्षिक प्रबंध व्यवस्था को कम खर्च में अधिक उपयोग एवं प्रभावशाली बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रणाली उपागम क्या है? प्रणाली उपागम का मतलब साधन क्या है? उत्तर है प्रणाली उपागम को प्रबंध तकनीकी भी कहते हैं। इसके अंतर्गत शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंध संबंधी समस्याओं का वैज्ञानिक आधार पर विश्लेषण कर निर्णय लिए जाते हैं। प्रणाली उपागम का मुख्य आधार विज्ञान एवं गणित है। यह तकनीकी शैक्षिक प्रशासन के विकास तथा अनुदेशन की रूपरेखा बनाने में सहायक सिद्ध होती है तथा इसके द्वारा शैक्षिक प्रबंध व्यवस्था को कम खर्च में अधिक उपयोगी और प्रभावकारी बनाया जाता है। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।